हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम सॉल्व कराने वाले हैं नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये डायग्राम दिया है। ठीक है देखो इसमें इक्वार साइड दिख रही है ये, एंड दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एम्प्लिसिन रेसिस्टेंसिन है, एंड ये टेट्रासाइक्लिन। तो in the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at eco-R1 site। तो यहाँ पर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर इंसर्ट हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब नॉर्मल होता है तो नॉर्मली मतलब ये जीन जो है वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, लेक्जेड जीन है ये, एंड इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और ये एक्स गैल पर हमें ब्लू कलर की कॉलोनी देगा, है ना। जब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है लेक्जेड, एंड यहाँ पर हमें ब्लू कॉलोनी मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्ट बनने की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे जीन इंसर्ट कर दिया तो इंसर्शन की वजह से ये हो जाएगा क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, एंड जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो जब उसका इनएक्टिवेशन हो गया तो हमें गैलेक्टोसाइडेज नहीं मिलेगा, एंजाइम नहीं मिलेगा, और एक स्केल पर ये ब्लू कॉलोनी हमें ब्लू नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्योंकि ब्लू कलर वो नहीं बना है प्रोडक्ट, दैट्स वाई यहाँ पे वाइट कॉलोनी मिलेगी हमें। ठीक है, ब्लू नहीं मिली तो वाइट मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को पहचानना है तो यानी कि जो व्हाइट कॉलोनी होगी दैट आर रिकॉम्बिनेंट, और जो ब्लू कॉलोनी होगी उसमें जो है जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो दिया है व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड। यस, यही सही लग रहा है हमें। तो ब्लू कलर ग्रोन ऑन एम्प्लिसिलिन कैन बी सिलेक्टेड। अगर वो ब्लू है और एम्प्लिसिलिन पे ग्रो कर रही है तो उसे हम ब्लू को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि ब्लू में इंसर्शन नहीं हुआ है, दैट्स वाई वो ब्लू दे रही है। नॉर्मली वो ब्लू देता है। ठीक है, इफ इंसर्शन हो गया तो ब्लू नहीं देगा यूजिंग एम्प्लिसिन टेट्रासाइक्लिन, तो ये तो नहीं होगा। फिर ब्लू कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो प्रोटीन पोर्शन देखो, कोई एंजाइम होता है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट एंड दूसरा होता है कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो तो ये है, लेकिन अगर हमें पूरा समझना है कि और क्या होता है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर कोएंजाइम, तो जो ये दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। एंड कोफैक्टर जो होता है ये क्या होता है, ये दो टाइप का रहेगा, या तो ये प्रोस्थेटिक हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर को एंजाइम हो सकता है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर एटम भी हो सकते हैं, जैसे कि ये, और ये टाइटली बाउंड होंगे वो एंजाइम से, टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। ठीक है, तो कोई एंजाइम है उसके दो पार्ट रहेंगे, जैसे कि एक तो वैसे सिंपल एंजाइम होता है वो ओनली प्रोटीन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम की बात करें, हम बात कर रहे हैं होलो एंजाइम की। होलो एंजाइम की बात कर रहे हैं, उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा कोफैक्टर होता है, और जो कोफैक्टर होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या तो, या फिर कोएंजाइम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एटम होता है जो कि टाइटली एपोएंजाइम से बाउंड रहेगा, एंड जो ये कोएंजाइम है ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड ये लूजली बाउंड रहेंगे, लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट जो दिया है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। तो ये तो सही है। सबसे पहले सन से एनर्जी आती है, प्राइमरी सोर्स जो है वो सन ही देता, मतलब सोलर एनर्जी ही होती है। सेकेंड, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कोई भी, मतलब कोई प्लांट या एनिमल जो है, मतलब जैसे कि प्लांट है, हम बात कर रहे हैं प्लांट की, प्लांट ने ओवरऑल फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्टिविटी लाया, दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड फिर उसमें से उसने जो अपना खर्च किया रेस्पिरेशन वगैरह में, तो उसे माइनस कर देंगे, तब कहते हैं उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो कि यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिक मैटर बना है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कहलाती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो इसके बाद प्लांट जो यूज कर लेता है उसके बाद जो अवेलेबल होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है एंड सेकेंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये फोर्थ है, तो असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन देखते हैं। A typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell। yes, ये तो बिल्कुल ठीक है, उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है, क्योंकि जो सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, है ना। एग apparatus has 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एग ऐसा तो नहीं होता है, जो एम्ब्रियो अगर हम देखें मेच्योर एम्ब्रियो सेक में एक तरफ जो है चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, इसके अलावा एक तरफ 2 सिनर्जिड रहेंगी एंड एक एग सेल रहती है ना। ये एग सेल है एंड ये सिनर्जिड्स हैं माइक्रोपाइलर की तरफ, एंड बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो देखो, एग एपरेटस इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये 2 सिनर्जी और एग सेल होती है इसको एग एपरेटस बोलते हैं। तो एग एपरेटस में पोलर न्यूक्लियाई तो नहीं है, एग एपरेटस में क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, तो इसलिए ये वाला जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95 पे। नियोप्लास्टिक करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर्स टू, यानी कि वो सेल जो मतलब थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक टाइप रहती है, जिसमें कैंसर रहता है, तो वो सेल कैसी होगी, वो प्रोलिफरेटिंग होगी, है ना, वो ग्रो कर रही है बहुत फास्टली, रैपिड ग्रोथ हो रही है उसमें, और डैमेज कर रही है अपने पास वाले टिश्यूज को। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, अगर वो इन्वेजन कर रही है और डैमेज कर रही है पास वाले टिश्यू को, तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे तो नहीं है ना। तो ये वाला डी वाला जो यहाँ पे गलत होगा, यानी कि ए बी सी फोर्थ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की सबसे खास बात होती है कि उसमें सीड प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं, सीड प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर, फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं। सीड आर एनक्लोज इन फ्रूट, सीड आर नेक्ड, तो वहां पर नेक सीड मिलता है, ठीक है, ये पहचान होती है जिम्नोस्पर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, हमें मैच करना है इसको, तो प्रोजेस्टेरोन पार्स इंटरमीडिया ओवरी कोपस ल्यूटियम, जो कोपस ल्यूटियम होता है वो सिक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो 1 का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, यानी कि ये 2 तो गलत है ऊपर वाले। फिर रिलैक्सिन कौन सिक्रेट करेगा, ओवरी, तो ये दोनों में कॉमन है, इस सी वाले के बेसिस पे पता लग सकता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सिक्रेट करता है हमारा पार्स इंटरमीडिया, तो सी का 1, तो ये थर्ड वाला आंसर होगा। और डी का कैटेकोलामाइन जो है वो एड्रेनल मेडुला सिक्रेट करता है, यानी कि हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which chromosome in human genome has the highest number of gene? तो highest number of gene रखता है chromosome number 1। Next question. Which of the following statement about ribisco is true?
तो रिबुस्को के बारे में क्या सही है? इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं। कैटलाइज कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, ये सही है। रुबिस्को, इसका नाम ही रुबिस्को इसीलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कराता है किसका? RuBP का। एक्टिव ओनली इन डार्क, तो ऐसा तो नहीं होता है कि डार्क में ही एक्टिव रहे। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो यही होगा। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन का वो फर्क होता है कि भाई जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखेगा। अगर CO2 एक रेशियो होता है, उस रेशियो को मेंटेन, उस रेशियो के बेसिस पर इसकी एफिनिटी रहती है कि अगर ये रेशियो होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोक्सिलेशन कराएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होती है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो मेनार्क के होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, एंड मेनोपॉज होती है लास्ट, है ना। ओवुलेशन तो हम जानते ही हैं, तो मेनार्क इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हैं असर्शन और रीजन, तो हमें देखने हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डेट, तो सही है। सब वर्टिब्रेट जो होते हैं कोऑर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कोऑर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते, ये भी बात सही है। नेक्स्ट रीजन, रीजन पे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड फिर बाद में रिप्लेस्ड हो जाती है या तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये दोनों जो है ये भी सही है, ठीक है। ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, जो सबफाइलम होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया है, असर्शन जो है वो भी सही है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। और आर जो है इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे इसी से पता लग रहा है ना कि मेंबर जो है इसके, अब उनमें क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगी और फिर नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, या तो वर्टिब्रल कॉलम में या कार्टिलेजिनस में। तो यानी कि असर्शन का जो रीजन है वो भी सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी कि स्पिंडल फाइबर उनको एक तरीके से खींचते हैं ना। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड है इस तरह से, तो अब ये क्या करेगा, इसका काम होगा कि ये इस तरह से खींच के इनको, यानी कि इनके बीच से एक, इन्हें तोड़ के अलग अलग कर दे, मतलब एक तरीके से सेपरेट कर दे। सेपरेट करना बोला जाएगा ना, कि ये जो है खींचकर एक क्रोमेटिड को एक तरफ ले जाएंगे और दूसरी क्रोमेटिड को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मेन फंक्शन का यही होता है कि ये क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा है एल्फर हार्शचीज ने क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ये पहचानना है हमें। तो उसने दिया था, हार्शचीज ने डीएनए, उसने बताया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया, फर्स्ट का फोर्थ दो में है। फिर यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड और लाइट स्टेन जो होता है डीएनए, दैट इज यूक्रोमेटिन। और जो डेंसली पैक्ड होता है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो बी का हो गया है थर्ड, बी का थर्ड, ए का फोर, बी का थर्ड, बी का थर्ड यानी कि लूजली। एंड सी का जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो सी का वन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हुआ फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये क्या है। इधर लिस्ट वन में दिया है सही एडिनोसिन, तो एडिनोसिन जो है क्या, यहाँ पे एडेनिन है और साथ ही शुगर है, तो ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन जो होती है न्यूक्लियोसाइड है, और जब ये एसिड बन गया, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि वन का जो होगा थर्ड होगा, वन का थर्ड, बी का टू, वन का थर्ड, बी का टू, दो में आ रहा है। फिर एडेनिन जो होती है, एडेनिन क्या होती है, एडेनिन होती है नाइट्रोजनस बेस, यानी कि सी का हो गया वन,
सी का 1 यहाँ पे आया है ना, और किसी में नहीं, तो यही वाला आंसर होगा। एलेनिन, एलेनिन क्या है? एलेनिन अमीनो एसिड है, डी का 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल वेनस कनेक्टिंग दैट एक्ट एज टू लिंक। तो ये क्या करती है? ये रीनल पोर्टल सिस्टम जो होती है वो किडनी और लोअर पार्ट बॉडी का जो होता है इसको मतलब लिंक करती है ना। ये कैरी करती है ब्लड को पोस्टीरियर पार्ट से टू किडनी, है ना, किडनी में पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। तो हमें पहचानना है यहाँ पे कौन सी इवेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन के होने के बाद हो रही है सेल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए से, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डीएनए से एमआरएनए में कॉपी होना, डीएनए एमआरएनए में कॉपी होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी ट्रांसक्रिप्शन से बाद में पूछ रहे हैं। तो क्या होता है यूकैरियोट्स में, जो एमआरएनए होता है बीच बीच में उसमें क्या होते हैं? इंट्रोन्स होते हैं, मतलब ऐसे एक्सोन इंट्रोन इस तरह से रहता है। ये जैसे ये वाला रेड वाला पार्ट एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद, एक तो ये इंट्रोन हटाए जाते हैं, सिर्फ एक्सोन एक्सोन लगते हैं, ठीक है। मान लो ये बीच में से हटा दिया, स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है, स्प्लाइसिंग होगी एक। और दूसरा चीज होती है कि जो 5 प्राइम होता है उस पर मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है ना, हेड पर, हेड कहेंगे 5 प्राइम पर क्या होगा? मिथाइलेशन होगा। और थर्ड होता है टेलिंग होती है, मतलब इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में 5 प्राइम पर मिथाइलेशन होगा। एंड टेलिंग में क्या होगा? इसमें जो पोली ए जो होती है उसकी टेल लगती है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट होता है प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म पीरियड टू स्प्लाइसिंग, नहीं ये तो नहीं होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रोन, तो फर्स्ट होता है कि इंट्रोन को रिमूव किया जाता है, एंड सेकेंड मिथाइल ग्रुप जो होता है 5 प्राइम पर, ठीक है, ऐड होगा, एंड एडिशन ऑफ एडेनिन टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर जो है बी सी डी बेस पेयरिंग, तो ये तो नहीं होता है, बेस पेयरिंग नहीं होती है। बी सी डी कहाँ पे आ रहा है? बी सी डी, तो फोर्थ वाला जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है? अब देखो जब पीसीआर लगाते हैं तो क्या होता है? अब पहले मान लो डीएनए एक था, एक कॉपी से 2 बनेगा, 2 से फिर 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है ना कि 2 की पावर n, है ना। तो ये इक्वेशन कौन सी फॉलो करता है? 2 की पावर n फॉलो करता है। नेक्स्ट, given below are two statements, one is labeled as assertion or reason। तो हमें ये देखना है। both wind and water pollinated flower जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते, ठीक है। रीजन में दिया है दी फ्लावर प्रोड्यूस इनर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड, तो ये भी सही है। लेकिन फर्स्ट में हमें बोला कि भाई ये कलरफुल नहीं है, तो सेकंड जो है, सेकंड रीजन ऐसा तो नहीं बोला कि भाई कलरफुल क्यों नहीं है, तो जो असर्शन है एंड रीजन है ये भी सही है और ये भी सही है कि भाई हाँ वो लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं लग रहा है ना। रीजन फिर कुछ होना चाहिए था कि क्यों भाई वो, क्यों वो जो है कलरफुल नहीं है, ये बात बतानी चाहिए थी। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ठीक है, लेकिन R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो फोर्थ वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या बता दो, जो एपिफाइट होता है ना मैंगो पर रहता है, इसको इसको तो फायदा होता है क्योंकि इसको रहने की जगह मिल रही है, पर मैंगो को कोई फायदा नहीं होता है, उसके लिए ये जीरो है। तो यानी कि जो ये प्लस और जीरो वाला रिलेशनशिप होता है ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड
कोमेंजलिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोमेंजलिज्म। अगर हम देखें प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है, तो आंसर तो हमारा हो गया थर्ड। प्रीडेशन की बात कर लें तो जो खा रहा है, प्रीडेशन एक खा रहा है, एक प्रे है, एक प्रीडेटर है। तो जो प्रे होगा उसको पॉजिटिव होगा, यानी कि फायदा होगा, मतलब प्रीडेटर को, खाने वाले को फायदा होगा, लेकिन जो प्रे है बेचारा जिसको खा रहा है उसको तो नुकसान होगा। तो ये वाली होगी प्लस माइनस वाली। एंड एमेंजलिज्म की बात करें तो यहाँ पर एक को जो है नुकसान होता है और दूसरे को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कमेंजलिज्म में रहता है एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई न्यूट्रल रहेगा, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, देखा, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे इन ह्यूमन बीइंग प्रेगनेंसी ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 8 वीक। तो हमें ये देखना है कि 12 वीक होता है या 8 वीक होता है। तो यहाँ पर देखो दिया है कि जो हार्ट है वो तो बन जाएगा फर्स्ट वीक में, तो ह्यूमन में हार्ट जो है आफ्टर 1 month, तो सी वाला करेक्ट हो गया। अभी हमें और नहीं पता है, हमें फर्स्ट लाइन से पता लगा कि सी वाला करेक्ट है। देन यहाँ पे बाय द एंड ऑफ सेकेंड month of pregnancy fetus develop limbs and digit by the end of 12 weeks फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है और मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, यानी कि फर्स्ट वाला सही है। ये प्रेगनेंसी में जो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो 12 वीक के बाद बन जाते हैं, है ना, बाय द एंड 12 वीक तक होने तक ही बन जाते हैं। तो ए ठीक हुआ, सी ठीक हो गया है। फिर देखते हैं इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स और डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो यहाँ पर दिया है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ जो है फीटस में लिम्स और डिजिट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। फिर इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन 5th month। तो क्या होता है, अब देखो फर्स्ट मूवमेंट जो होगा और हेयर वगैरह ये सब जो है वो 5th मंथ के एंड में आते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी सही है। तो अगर फर्स्ट सही है तो बी वाला तो गलत ही होगा। 12 वीक में अगर ये आ रहा है तो 8 में कैसे होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ए सी डी ई करेक्ट होगा, यानी कि सेकंड करेक्ट है। और ये एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से ही हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई करना है द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज यूज एज फोम ब्रेकर। तो फोम कौन ब्रेक करता है, अब ये भी एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी का जो बायोटेक्नोलॉजिकल मतलब प्रोसेस वाला जो चैप्टर है उसमें ये है, डायरेक्ट डायग्राम है। तो यहाँ पर देखो जो ये बी वाला है, देखो ये मोटर है ऊपर, एंड जो ये सी वाला जो दिख रहा है ये फोम ब्रेकर ये वाला है, ये फोम को ब्रेक करता है। एंड ये ब्लेडेड इम्पेलर है और ये कल्चर ब्रोथ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने ये पूछा है कि फोम को ब्रेक कौन करता है, तो जो ऊपर वाला ये है दैट इज फोम ब्रेकर। तो हमें ये पहचानना था कि जो सी है दैट इज फोम ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, frogs respire by in water by skin buccal cavity and on land by skin buccal cavity and lungs। तो जो ये है फ्रॉग वो स्किन और बकल कैविटी से रिस्पायर करता है, तो यानी कि ये वाला तो सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, फॉल्स फॉर लैंड नहीं। जो ये स्टेटमेंट है लैंड पे ये लंग्स और बगल कैविटी और स्किन से रिस्पायर करता है, और वाटर में ये स्किन और बगल कैविटी से रिस्पायर करता है। तो ये दोनों एनवायरमेंट के लिए ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, consider the following statement regarding function of adrenal medullary hormones। तो एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स जिनको जो सिक्रेट करता है क्या, मतलब एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स है जैसे कि एडर्नलिन या फिर इपिनेफ्रिन, नोरिपेनेफ्रिन भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम ही होता है, देखो यहाँ पे दिया है दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलोमिन, एंड ये जो होते हैं रिपीडली सिक्रेट करते हैं, अगर मतलब रिपीडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू, अगर स्ट्रेस होगा या किसी भी तरह की इमरजेंसी, फाइट फ्लाइट या कुछ ऐसा हो, इमरजेंसी हार्मोन इन्हें बोलते हैं।
तो तब ये रेपिडली सिक्रेट हो जाते हैं। हार्मोन का काम होता है जैसे कि अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं और पुपिलरी डायलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पुपिलरी डायलेशन दिया है, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन दिया है, तो ये तो गलत हो गया, डायलेशन कराते हैं। फिर पाइलो इरेक्शन यानी कि हेयर्स को रेज कर देते हैं, इसको इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन, तो ये तो सही है। इसके अलावा स्वेटिंग कराते हैं, बहुत हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ा देंगे और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है ये हाइपर ग्लाइसेमिक भी होंगे, हाँ, क्योंकि उस वक्त हमें एनर्जी भी चाहिएगी, तो यानी कि देखो ये स्टिमुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देंगे, तो यानी कि एक तरीके से ग्लूकोज को बढ़ा देंगे, है ना, तो ये भी सही है। फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा BCD, फोर्थ आंसर है हमारा करेक्ट। ये भी डायरेक्ट देखो NCERT से है। नेक्स्ट पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हम स्टेटमेंट देखते हैं, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, तो ये तो ट्रू है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, तो जो रेगुलेटर्स होते हैं वो प्रोमोट भी करते हैं ग्रोथ को और इनहिबिट भी करते हैं, वो अलग मतलब बात है कि कौन से वाला है वो, है ना, एक स्पेसिफिक हो, कोई प्रोमोट कर रहा है कोई इनहिबिट कर रहा है। फिर डी डिफरेंशिएशन इन प्री रिक्वेस्ट फॉर री डिफरेंशिएशन, ये भी ठीक है। जो एबिस्किस एसिड होता है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो नहीं, ये तो प्रोमोटर नहीं है, ये इनहिबिटर होता है ना। एंड एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ही ये होता है कि वो लेटरल बर्ड को नहीं प्रोमोट करती है, वो एपिकल बर्ड्स को प्रोमोट करती है, तो ये भी गलत होगा। यानी कि डी और ई अगर रोंग है तो करेक्ट पूछ रहे हैं, डी जिसमें डी और ई नहीं है वही वाला सही होगा, ABC, तो ये सही है क्योंकि इसमें डी और ई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone released from pituitary actually synthesized in the hypothalamus? तो यहाँ पे देखो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब जो हार्मोन है ये हमारी पिट्यूटरी खुद से जो है हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करती है, सिंथेसिस करती है ना, सीक्रेट भी करती है। लेकिन जो ये एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है ये हमारी पिट्यूटरी रिलीज तो करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ये जो है बनता कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में बनता है। और साथ ही साथ जो दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन भी ऐसा ही है, ऑक्सीटोसिन भी जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी से लेकिन सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज बाय यीस्ट। तो इसका डायरेक्ट हमें पता है बियर जो होता है वो नॉन डिस्टिल्ड का एग्जाम्पल है, और जबकि रम और विस्की जो है, रम विस्की दीज आर डिस्टिल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, तो पॉलीजेनिक ट्रेट का जो एग्जांपल जैसे कि हमारी हाइट, हमारा कलर जो होता है, ठीक है, मल्टीपल जीन पर डिपेंड है, जैसे कि A B C वाला कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे कि A A B B C C, तो यहाँ पर ये जो होता है ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक्ड या फिर मेंडेलियन या फिर नॉन मेंडेलियन, तो ये जो पैटर्न फॉलो करता है दैट इज नॉन मेंडेलियन, क्योंकि यहाँ पे देखो एक से ज्यादा जीन जो है वो एक ही करेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, है ना, साथ में मिलके, तभी हमें एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। जो ये नॉर्मल डोमिनेंस होगा या मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, यहाँ पे हमें दो ही रिजल्ट दिखते हैं, या तो मतलब या तो अगर हम हाइट की बात करते हैं या तो कोई टोल ही होता है या फिर कोई ड्वार्फ होता है ना, बट इंटरमीडिएट्स जो है वो वहां पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट्स भी दिखते हैं, मतलब कुछ एकदम मतलब ये नहीं रहता है कि बस या तो टोल होगा या ड्वार्फ होगा, इसके बीच में भी काफी इंटरमीडिएट्स मिल सकते हैं, तो ये जो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये स्पर्म के पार्ट हैं और इसमें यहाँ पूछा है कि इनका काम क्या है, जैसे कि हेड होता है, हेड के अंदर क्या होते हैं,
न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि ए का जो होगा 4, ए का 4। फिर मिडल पीस जो होता है, मिडल पीस में होता है, मिडल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि मिडल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड, दोनों में बी का थर्ड आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। फिर एक्रोसोम जो होता है उसमें एंजाइम होते हैं, यानी कि एंजाइम सी का 1। तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। टेल का काम होता है मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, डी का 2। तो आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। देखो, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है, ऑस्लेटरिया भी करती है, एनाबिना भी करती है, नोस्टॉक भी, बट वोल्वॉक्स का हमने कभी नाम नहीं सुना। जो वोल्वॉक्स होती है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। अब देखो, एक्सीटू कंजर्वेशन होता है जिसको हम उसके जो ऑलरेडी जो उसकी नेचुरल हैबिटेट होता है वहां से कहीं और ले जाकर रखते हैं। अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि मतलब वो उन एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है नेचुरली, वहीं पे वो प्रेजेंट थे, कोई भी एनिमल्स प्लांट्स, उनको वहीं के वहीं प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्टेड एरियाज, या फिर नेशनल पार्क बना दिए, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जो जूज और बोटेनिकल गार्डन होते हैं वहां पर उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर रखा जाता है। तो दैट आर कॉल्ड एक्सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यही है, जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। अगर देखो वैसे वर्ल्ड के बेसिस पर तो एर्नस्ट हैकेल है फादर ऑफ इकोलॉजी, लेकिन इंडिया में आर मिश्रा है, यानी कि रामदेव मिश्रा जो है वो फादर ऑफ इकोलॉजी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है, इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बेसिस पर आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है एंड कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए एक्ट एज यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता था और कैटलिस्ट की तरह भी, है ना, और रिएक्शन जैसे कि इन लिविंग सिस्टम और बीइंग रिएक्टिव, और ये थोड़ा अनस्टेबल भी है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। डीएनए इवोल्व फ्रॉम आरएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, और ये डबल हेलिकल है और कॉम्प्लीमेंट्री, रेसिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। तो आर तो मतलब हमारे स्टेटमेंट में 1 भी ठीक है एंड 2 भी ठीक है कि जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। और इसका स्टेबिलिटी का रीजन होता है कि देखो यहाँ पर जो आरएनए होता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होती है, और जो शुगर प्रेजेंट होती है यहाँ पर वो राइबोस शुगर है ना। राइबोस शुगर जो होती है उसमें सेकंड वाले पे भी जो है हमें OH मिलता है ना, OH प्रेजेंट होता है, और थर्ड पे भी OH है ना। जबकि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल के बदले थाइमिन, और ये थाइमिन का होना इसको स्टेबल बनाता है। और दूसरा जो शुगर होती है इस पर सेकंड पर जो है OH नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पर जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये, तो ये और ये शुगर डीऑक्सीराइबोज, ये इसको मोर स्टेबल बनाते हैं और लेस रिएक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी हम जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।